हेलो स्टूडेंट, आज आप देख रहे हैं पायल स्टडी अड्डा क्लासेस। आज का टॉपिक है जीव जगत यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा क्लास 11th का क्वेश्चन चैप्टर है जो कि हमारा एनसीईआरटी का है। इस एनसीईआरटी को पढ़कर ही हम 4 नंबर है जो हमारे नीट एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं। ये क्लास 11th के लिए भी काम आएगी एंड ये हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए भी कवर आएगी। आप देखेंगे कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीव क्या होते हैं, जीव जगत में विविधता, वर्ग की संवर्ग, वर्गी की साधन। तो जीव क्या है? जब हम जीवन की परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के स्पष्ट अभिलक्षण देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उससे अनुकूलन क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपियाँ बनना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इसे विस्तार से समझते हैं। तो जीव क्या है? जैसे जीव दो प्रकार के मतलब जो हमारा इस पर्यावरण के अंतर्गत आता है, इसमें 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक होता है हमारा निर्जीव और दूसरा होता है सजीव। अब हम जो सजीव है, जिनमें जीवन संभव होता है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके क्या विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि वृद्धि उनका प्रमुख लक्षण है, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और वातावरण के अनुकूल जो अपन अनुकूलन करते हैं, जैसा वातावरण होता है उसी में ढलकर हम वहाँ पे जीवन यापन करते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। उपापचय क्रिया जो रासायनिक क्रियाएं होती है जो हमारे शरीर के अंतर्गत होती है, वे रासायनिक क्रिया। प्रतिलिपियाँ बनाना मतलब जनन के दौरान नए संतति उत्पन्न करना अर्थात प्रतिलिपियाँ बनाना। अब हम इसे आगे और अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने अब आपको बताया था कि जीवन क्या है। जो जीव वृद्धि कर सके, जनन कर सकते हैं, संवेदना के प्रति वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, उपापचय क्रिया करते हैं, अनुकूलन करके पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे वृद्धि, तो जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि द्वियुग्मकी अभिलक्षण है। वृद्धि की डेफिनेशन क्या है? जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना। अब इसमें क्या है? वृद्धि के अंतर्गत कोशिका विभाजन से वृद्धि करते हैं। जीव जो होते हैं वो किस प्रकार वृद्धि करते हैं? तो जीव कोशिका विभाजन से वृद्धि करते हैं। प्राणियों में एक समय तक वृद्धि करते हैं। प्राणियों का जो जैसे अपना जीवन काल होता है प्राणियों का, वो हमेशा मतलब जन्म से लेकर तो मृत्यु तक तो वो वृद्धि नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा शरीर है वो जैसे 1 साल तक होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, 2 साल तक होगा थोड़ा बड़ा होगा, 15 साल का होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, 20 तक होगा थोड़ा बड़ा होगा, 20 से 25 साल के अंतर्गत हमारी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। हम जितने बड़े 5 फीट, 2 फीट, 3 फीट जितने बड़े होते हैं हम उतने बड़े ही रहते हैं। तो यहाँ वृद्धि क्या होती है? एक सीमित समय तक निर्धारित रहती है जो कि प्राणियों में होती है। और जब इसमें वृद्धि या विभाजन की आवश्यकता कब होती है? सीमित समय के बाद वृद्धि होने के बाद कब वृद्धि होती है? जब जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है तो हमारी जो सेल्स होती है यानी कि हमारी कोशिका होती है, उनको रिकवर करने के लिए हमारे अंदर जो कोशिका विभाजन होता है। पौधों में जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर वृद्धि होती है। जैसे पेड़ उगता है वैसे लेके जब तक कि पेड़ मृत नहीं हो जाता है उसमें तब तक वृद्धि की क्रिया चलती रहती है। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, ये जो सभी होते हैं इन सभी जीवों में विभाजन की क्रिया पाई जाती है। अब यह नोट क्या है? वृद्धि जीवों का मुख्य अभिलक्षण नहीं है क्योंकि वृद्धि जीव भी करते हैं और निर्जीव भी करते हैं। वृद्धि दोनों में होती है। जो जीवों में वृद्धि होती है वह आंतरिक वृद्धि होती है और जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वह बाहरी वृद्धि होती है। अब बाहरी वृद्धि का मतलब जैसे कि एक छोटा सा रेत का टीला होता है। अब वो पानी के पास है तो उसमें जैसे पानी का बहाव आता है वैसे वो रेत जमा होती जाती है, जमा होती जाती है और वो टीला धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वो क्या हो गई? बाहरी वृद्धि हो गई। लेकिन हमारे शरीर के अंदर आंतरिक वृद्धि होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें क्या पढ़ना है? जनन।
इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीव में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद के रूप में यह लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फेजा यानी कि कवक लाखों में अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। निम्न कोटि के सभी जीव जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया यानी कि चपटे कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है। प्लेनेरिया एक ऐसा चपटा कृमि होता है जिसको अगर जगह जगह से डिवाइड कर दिया जाए, जैसे हमने प्लेनेरिया को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया है तो वह 4 हिस्सों से पुनर्जनन के द्वारा पूर्ण रूप से वापस से पूर्ण जनन के द्वारा वह विकसित हो जाता है। अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि जैसे जैसे हम उसको जितने टुकड़ों में डिवाइड करें वहाँ पूरा वापस से पुनः अपनी पूर्ण स्थिति में 4 तरह से विकसित हो जाएगा 4 जगह पे, तो वह 4 प्रतिलिपियाँ पुनर्जनन के द्वारा तैयार कर लेगा। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यवची होती है। ठीक है, अर्थात कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिका की संख्या अथवा भार में वृद्धि होती है को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों का उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जनन नहीं कर पाते, जैसे खेसर या खच्चर। खेसर या खच्चर क्या होता है? ये एक प्रकार का जीव होता है जो कि घोड़ा और क्या बोलते हैं, जो अपना हॉर्स होता है वो, और जो अपना डोंगी यानी कि गधा, दोनों के क्रॉस से होता है। अब घोड़ा क्या होता है? वो तेज दौड़ सकता है, लेकिन वो काम करने के लिए अपना ज़्यादा भार नहीं उठा सकता है। और जो गधा होता है वो क्या है, काम तो अच्छे से कर लेता है, वो भार भी उठा लेता है, लेकिन वह दौड़ नहीं सकता। तो इसलिए मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घोड़े और गधे में क्रॉस कराकर एक नई तरह की जो जाति है उसको उत्पन्न किया, उसे बोलते हैं हम खच्चर। इसमें जो होता है प्रजनन नहीं पाया जाता है, जनन नहीं पाया जाता है। बद्ध, कामगर, मधुमक्खियाँ। अब जो हम पढ़ते हैं मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खी पालन होता है, इसमें 3 तरह की मक्खियाँ देखते हैं। एक होती है हमारी नर मक्खी, एक होती है हमारी मादा मक्खी। अब मादा मक्खी में 2 तरह की होती है हमारी, एक रानी मधुमक्खी और जो एक होती है हमारी वर्कर मधुमक्खियाँ। तो जो हमारी वर्कर मधुमक्खियाँ होती है वो जनन नहीं कर सकती है। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपियां बनाने में अक्षम है। जनन मतलब होता है हमारा रिप्रोडक्शन। अब हमने उसमें उस नोट्स को पढ़ तो लिया है, हम एनसीईआरटी विथ नोट्स को लेकर चल रहे हैं, जिससे हम अपने जो टॉपिक है उसको ठीक से कवर कर सकेंगे। तो जनन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? रिप्रोडक्शन। जनन भी जीवों का मुख्य अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ सजीवों में भी पाया जाता है और निर्जीवों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो जीव जनन कर सकते हैं वो ही सजीव होते हैं। तो ये हमारा मुख्य अभिलक्षण के रूप में नहीं आता है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन अपनी संतति उत्पन्न करता है। जनन 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया, ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब जो कवक में जनन होता है वो जीवाणु द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया में गाय के द्वारा होता है, पुनर्जनन के द्वारा। वृद्धि व जनन जीवों का मुख्य अभिलक्षण नहीं है। ठीक है, हम इसके द्वारा पता नहीं लगा सकते हैं कि जीव सजीव है या निर्जीव है। यीस्ट में किसके द्वारा होता है? मुकुलन, हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन के द्वारा। जो फंजाई होते हैं, तंतुमय शैवाल होते हैं, उनमें विखंडन विधि के द्वारा होता है। जो अपना खेसर है, खच्चर है, और जो कामगर मधुमक्खी यानी कि हमारी वर्कर भी है, उनमें जनन नहीं पाया जाता है। इसी का जो हमारा 3rd टॉपिक है वो है हमारा उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। हम इसको पढ़ेंगे। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचय है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं।
रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग माप क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं। वे परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव चाहे वे बहुकोशिकी हो अथवा एक कोशिकी हो, इन जो दैट मीन्स जीव चाहे बहुकोशिकी हो या एक कोशिकी हो, दोनों में उपापचय की क्रिया पाई जाती है। साथ साथ चलती रहती है। सभी पौधे, प्राणियों, कवक, फंजाई, सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय होती है। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। दैट मीन्स हम ये एक जो हमारा वो क्या बोलते हैं वो प्रमुख लक्षण नहीं था। वृद्धि और जनन हमारा प्रमुख लक्षण नहीं था जीव का, बट जो हमारा उपापचय मेटाबॉलिज्म होता है यह हमारा प्रमुख लक्षण होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर होता है और उसके बाद में यहाँ उपापचय की जो क्रिया होती है केवल मनुष्यों में पाई जाती है या सजीवों में पाई जाती है। निर्जीवों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। किसी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अगर यहाँ क्रिया कराई भी जाती है तो यहाँ उपापचय क्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस क्या लिखा है, वही जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वही यहीं पे लिखी हुई है। जो सजीवों में होती है, हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करके आप अपने हिसाब से नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। जीव के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचय क्रियाएं ना तो जैव है और ना ही निर्जीव है। मैंने बताया जो कि रासायनिक दृष्टि से अगर कोई उपापचय क्रिया है निर्जीवों में होती है तो उसे ना तो सजीवों के अंतर्गत लिया जाता है और ना ही निर्जीवों के अंतर्गत लिया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह हमारा मुख्य लक्षण माना जाता है, क्योंकि यह केवल जीवों में पाया जाता है। अतः उपापचय क्रियाएं निरापवाद जीवों में विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जीवों का विशिष्ट गुण माना जा सकता है कि यहाँ उपापचय जो क्रियाएं केवल सजीवों में होती है, जबकि पात्र में एकांकी उपापचय क्रियाएं जैविक नहीं हैं, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर की कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। सुस्पष्ट मतलब जीवों का एक और लक्षण होता है पर्यावरण के प्रति उद्दीपन या संवेदना। ठीक है, इसको भी हम जीव होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं उनका प्रमुख लक्षण मान सकते हैं, क्योंकि संवेदना की क्रिया जैसे सुनना, आँखों से देखना, नाक से सूंघना, ये सभी केवल सजीव जो होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है, ये सभी क्रियाएं उनमें ही पाई जाती है, निर्जीवों में यहाँ नहीं पाई जाती है। तो हम देखेंगे कि शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपन जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। जैसे जो जीव होते हैं जीवित, अगर उनको किसी ने, मान लो मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपको किसी ने एक लप्पड़ मारा, अब वो 2 मारेगा 3 मारेगा, लेकिन आपको जब गुस्सा आएगा तो आप भी प्रतिक्रिया करोगे, मतलब उसके अपोजिट जैसे उसने किया तो उसका अपोजिट आप करोगे, प्रतिक्रिया करके आप उसमें भी दोगे जब आपको गुस्सा आएगा। तो यही है जो संवेदना, आपने सुना कि आपको थप्पड़ मारा तो मतलब संवेदना आपको महसूस हुआ, तो आपने प्रतिक्रिया की तो आपने उसको भी कुछ बोलोगे या मारोगे। ठीक वैसा ही हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे हमारे पौधे हैं, पानी है, ताप है। अन्य जीवों के प्रति जो प्रदूषक है वो बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिल यूकेरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाली मौसमी प्रजनन नकों में जनन की प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो सकता है। उदाहरण, जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब
जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत यानी कि बेहोश अवस्था में या फिर जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, लेटा रहता है, देखते हैं जिसके हृदय या फुसफुस को चालू रखने के लिए मशीन लगाई गई है, जिसे वेंटिलेटर पर रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह की आवश्यकता होती है, तो हम उसको मशीनों का उपयोग करते हैं। रोगी का मस्तिष्क मृत सम यानी कि एक मरे हुए इंसान के समान उसकी बॉडी हो जाती है, तो रोगी में स्वचेतना नहीं होती है। वह मतलब संवेदनशील उस टाइम पे नहीं होता है, वह किसी भी चीज़ को आसानी से देख सुन नहीं सकता है, नहीं महसूस कर सकता है। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते हैं, तो क्या हम उन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? क्या कहेंगे हम उन्हें, जीव कहेंगे या निर्जीव कहेंगे? तो जो व्यक्ति जैसे बेहोश अवस्था में होता है या फिर जैसे कोमे में चले जाता है, तो वह निर्जीवों के अंतर्गत ही आता है। तो आप नोट्स के माध्यम से देख सकते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि संवेदी अंग क्या क्या होते हैं। तो हमारा जो आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीभ है, यानी कि हमारी आई, नोज, ईयर और स्किन और हमारे टेल जो होती है वो सभी हमारे संवेदी अंग होते हैं। आँख के माध्यम से हम देख सकते हैं, नाक के माध्यम से हम सूंघ के पता लगा सकते हैं, कान से हम सुन के पता लगा सकते हैं, त्वचा से जैसे हमारे को किसी ने गुड टच किया, बैड टच किया, उसका हम पता लगा सकते हैं। जो जीभ होती है उसके माध्यम से हम जो बहुत सारे तरह के हमारे स्वाद होते हैं, जैसे खट्टा है, मीठा है, चिरका है, उन सभी का पता हम लगा सकते हैं। सभी जीव प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक पर्यावरण संकेत के प्रति संवेदना व प्रतिक्रिया दिखाते हैं। चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण है। वातावरण जैसा होगा जीव भी उसी तरह के अनुकूलित रहेगा। जैसे गर्म वातावरण रहता है, जैसे हम रेगिस्तानों साइड देखते हैं तो उधर के जो मनुष्य होते हैं उनका रंग जो होता है थोड़ा डार्क सा उसका होता है। जो हमारे एमपी के हैं वहाँ पे ना तो हमारा गर्म वातावरण होता है ना ही ठंडा होता है, नॉर्मल होता है। तो वहाँ के जो लोग हैं और उनकी स्किन है वो उस वातावरण के प्रति अनुकूल होती है, ना ही थोड़ा सा सांवला कलर होता है। जैसे हम जम्मू कश्मीर साइड के देखेंगे वहाँ पर ठंडाई अधिक होती है, तो उस वातावरण के अनुकूल हम देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल थोड़े सफ़ेद सफ़ेद से रहते हैं, मतलब गोरे गोरे लोग बोलते हैं हम। जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, तो सभी जगह में, चाइना है, जापान है, सभी में हमें डिफरेंस दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सभी जगह वातावरण अलग अलग होता है और उस वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं और वैसा ही रोगन का होता है। संवेदना ना हो अर्थात जो कोमा में हो उसे जीवित नहीं कहा जा सकता है। जीव को जीवन का संवेदना विशिष्ट लक्षण है। जीव को जीवन की संवेदना विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ विशिष्ट लक्षण केवल जीवों में ही पाया जाता है, निर्जीवों में यह लक्षण नहीं पाए जाते। लेकिन जो वृद्धि होती है और जो जनन होता है वो कुछ निर्जीवों में होता है, कुछ सजीवों में भी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले हम एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं, देन हम उसके बाद नोट्स में देखेंगे। ये हमारा जीव जगत में विविधता है, यानी कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। अपने आसपास आपने देखा होगा कि बहुत सारे जीव अलग अलग तरह के हमारे आसपास पाए जाते हैं। ये सभी किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। जैसे हम पेड़ पौधे देखते हैं तो हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के। जैसे गुलाब है, हमारे गुलाब में बहुत सारी किस्में पाई जाती है, जैसे कि जो येलो कलर का गुलाब होता है, पिंक भी होता है, ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, पर्पल भी होता है, बहुत तरह के आते हैं, ऑरेंज भी आता है। ठीक उसी प्रकार जो पक्षी हुआ, पक्षियों की भी बहुत सारी जातियाँ होती है, कीट की भी होती है, पालतू पशुओं की भी होती है और अन्य प्राणियों पौधों की भी होती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। बहुत से माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते, बट वो हमारे आसपास होते हैं। अब जैसे हमारा हाथ है, अगर हम मिट्टी वगैरह में से खेल के आएंगे, उसी को अगर हम माइक्रोस्कोप्स के द्वारा एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया दिखाई देंगे, बट वो हमारी आँखों के द्वारा नहीं दिखाई देते। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र में बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ती है।
स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएंगे, सघन वन मतलब बहुत घना जंगल जो होता है उसको हम सघन वन, तो आपको जीवों की बहुत बड़ा संख्या और तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। जो हमारे आसपास वन स्पीशीज पाई जाती है वह कितनी है? 17 लाख से लेकर 18 लाख जो है, इतनी सारी हमारे पास मतलब हमारे आसपास स्पीशीज पाई जाती है। अब जो क्वेश्चन आएगा जैसे किसी एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसका आंसर इजीली दे सकते हैं कि हमारी स्पीसीज कितनी होती है, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 या फिर 17 लाख से 18 लाख तक भी हम इसे बोल सकते हैं। इसे जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं हमें नए नए जीव का पता चलता है। ठीक है, हम इसे नोट्स में देखते हैं। ये है हमारा जीव जगत में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यही पहला इसमें लिखा है नोट्स में। फर्स्ट हेडिंग है हमारी, जो हमारे स्पीसीज होती है 1.7 से लेकर 1.8 तक होती है। जीवों में पाए जाने वाले अनेक स्पीसीज जैव विविधता कहलाती है। जीवों में जो अलग अलग जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? जैसे विभिन्न विभिन्न तरह की जो स्पीसीज होती है उसी को हम जैव विविधता की डेफिनेशन। जैव विविधता दो प्रकार की होती है, संख्या के आधार पर एवं प्रकार के आधार पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकी यानी कि टेक्सोनोमी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम इन पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसा विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के विषय में चर्चा कर सके तो शायद इसे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। मतलब अब आपने देखा है कि हमारे आसपास तो 17 लाख से 18 लाख तरह की स्पीसीज पाई जाती है। जब हमें उनका नाम ही नहीं पता होगा, उनकी पहचान ही नहीं पता होगी, तो हम किस आधार पर उनको पहचानेंगे? तो उसी का पता लगाने के लिए जो हमारे कैरोलस लिनियस है, सर कैरोलस लिनियस, उन्होंने वर्गीकी स्टार्ट की। उसी के माध्यम से जीव को पहचानना, उनका नामकरण, सभी क्लासिफिकेशन सभी इसके अंतर्गत आता है। हम उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक नाम, एक मानक नाम होता है जिससे वहाँ उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब किसी ने पूछ लिया नाम पद्धति किसे कहते हैं, तो एक प्रत्येक हमारे जो स्पीसीज हमारे आसपास पाई जाती है उन प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वहाँ उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टता, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यहाँ जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। उसे क्या कहते हैं? हम पहचान कहते हैं, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा कि जीवों का वर्णन ठीक प्रकार से हो रहा है और हम जानते हो कि हाँ, अब जैसे घोड़ा है तो घोड़े को घोड़ा ही बोलेंगे, गधे को घोड़ा तो नहीं बोल सकते ना हम। तो उसके लिए हमें उसके पहचान, उसके लक्षण, उसके क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है जो हम वर्गीकी के अंतर्गत करेंगे। तो ये हमारी वर्गीकी है। विज्ञान की वह शाखा, इसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं टेक्सोनॉमी की। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विशेषीकरण यानी कि जीवों के गुण, उनकी पहचान यानी कि उनका आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, नामकरण यानी नोमेनकल्चर का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? वर्गीकी। ठीक है, अब हम वर्गीकरण पद्धति देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संक्षेप में अध्ययन किया जाता है। मतलब उनको जाना जाता है, विभिन्न प्रकार के जीवों को जाना जाता है, उनकी विविधता को संक्षेप में अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमेटिक्स
कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। आप ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, जो लिनियस है उन्होंने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा, तो सिस्टेमा नेचर चुना। ठीक है, वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक, ठीक है, हो गया। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल कर उनके क्षेत्र को और अधिक बढ़ाया गया है। अब यह वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास संबंध का भी ध्यान रखा गया है। उनके जो विकास में जो संबंध होता है उसका ध्यान भी वर्गीकरण पद्धति में रखा गया है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, उसकी बेसिक प्रोसेस क्या है, तो विशेषीकरण यानी कि कैरेक्टराइजेशन, पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, नामकरण यानी कि नोमेनकल्चर। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारी दो संस्था है, ये होती है हमारी ICBN और ये हमारी ICZN। जो ICBN है इसका पूरा नाम देख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ का अध्ययन कौन कराता है। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, जो हमारी ये फर्स्ट है जो ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। ये जो हमारे होते हैं पेड़ पौधे, नाम से ही आपको स्पष्ट है, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उन सभी का अध्ययन इन संस्था के अंतर्गत किया जाता है। सेकेंड है हमारी ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन सभी का अध्ययन हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अब हम इन सभी को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा विशेषीकरण। ठीक है, इसे बोलते हैं हम कैरेक्टराइजेशन। तो जीवों के आंतरिक एवं बाहरी संरचना, कोशिका की संरचना, विकास पद्धति एवं पर्यावरण जानकारी को समझना विशेषीकरण कहलाता है। अब हम जैसे ये जो हमारे 4 पार्ट में इनको डिवाइड किया गया, तो विशेषीकरण के अंदर क्या है, किसी भी जीव की आंतरिक और बाह्य संरचना का ध्यान रखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। विकास पद्धति एवं पर्यावरण जानकारी को जो समझना होता है उसे विशेषीकरण कहते हैं। इंग्लिश में भी इसी को लिखा गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ETC। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे क्या कहते हैं, पहचान। इट्स इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। अगर पहचान करना आसान होएगा, हम जैसे पहचानेंगे, हमारे सामने अगर 10-15 चेहरे खड़े हो, अगर हम चेहरे को आसानी से पहचानेंगे तो हम उनका नाम कर सकते हैं कि ये राम है, ये श्याम है, ये नीता है, ये गीता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें होता है। नेक्स्ट है हमारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग मतलब टेक्सा में, जैसे कि उनको, जैसे हम देखते हैं कि हाथी घोड़ा एनिमल है, एनिमल की प्रजातियों को एक टेक्सा में अलग रख दिया। पक्षियों की प्रजातियों को देखकर, उनके बारे में अध्ययन कर उनको एक अलग वर्ग में रख दिया, अलग टेक्सा में रख दिया। ऐसे ही पेड़ पौधों का सिस्टम है, पेड़ पौधों को भी अलग अलग, जैसे झाड़ियाँ वाले पौधों को अलग रख दिया, फ्लावर्स वाले को अलग, फ्रूट्स वालों को अलग। उनके मतलब देख के, उनके दृश्य मतलब देख कर, उनका अध्ययन कर उनको अलग अलग टेक्सा में रखना है, उसे ही वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। It is the grouping of organisms into converted categories taxa based on characters, यानी उनके लक्षण के आधार पर देखकर उनको अलग अलग जगह पर रखना। अलग अलग प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों को अलग अलग टेक्सा यानी वर्ग में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब आता है हमारा लास्ट है नामकरण यानी कि हमारा नोमेनकल्चर। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति या नोमेनकल्चर कहते हैं। एक उसका एक क्या बोलते हैं, एक फिक्स नाम
रखा जाता है, जिससे वो पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका के साइंटिस्ट या स्टूडेंट होते हैं, उनको भी पढ़ाई करनी होती है। अब वैसे नाम तो जैसे जगह के हिसाब से बदलता रहता है, कोई आम बोलता है, कोई आम्बा बोलता है, अगर हम एक आम का एग्जाम्पल लें तो। और बाहरी जो देश है उसमें उसको किसी और नाम से जाना जाएगा, तो इस प्रकार से हम उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, इसलिए उसका एक फ़िक्स नाम रखा गया है। जैसे मेजीफेरा इंडिका हमारे आम का नाम होता है, ठीक है, जिससे वो सारे विश्व में एक ही नाम से जाना जा सकता है और इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। यही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, इट इज़ द standardization of name of organism such that an organism is known by the same name all over the world। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको ICBN यानी कि जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये वही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर में दिया गया है। इसमें क्या, इसका जीवों के बारे में बताया गया है। प्राणियों के नामकरण प्राणी वर्ग की वेदे में जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर में बताया गया है। वैज्ञानिक नाम की यहाँ गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिससे वहाँ पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जा सकता है, नहीं किसी को डाउट ना हो, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे अलग अलग जगह पर नाम होगा तो उसका अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए उन्होंने एक नाम फिक्स कर दिया, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे द्विनामकरण पद्धति यानी कि बायोनोमल नोमेनकल्चर। जैसा इसमें लिखा गया है, यहाँ से स्पष्ट दिया गया है, जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम एवं जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति यानी कि बायोनोमल नोमेनकल्चर कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को केरलस लीनियस ने सुझाया था। इस उपयोग सारे विश्व से जीव विज्ञानी करते हैं, तो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। यही मैंने आपको पहले बताया कि सारे विश्व में जहाँ भी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, सभी जगह पर साइंटिस्ट मौजूद हैं या स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, तो उन सभी को कैसे पता चलेगा, तो इसलिए एक फिक्स नाम कर दिया है, जिससे डाउट ना हो किसी को। अगर उधर से इधर पढ़ाई करते हैं या एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो उसका एक फिक्स नाम होता है, तो वो सुविधाजनक होता है। ये आपको आम के उदाहरण द्वारा देने वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाइए। आम का वैज्ञानिक नाम मेजीफेरा इंडिका है। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। जो फर्स्ट नियम है हमारा, थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिन भाषा के व्युत्पन्न समझा जाता है। सेकेंड है हमारा, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तीसरा है हमारा, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यहाँ रेखांकित उनके लैटिन उद्भव में दिखाता है। मैं इस सभी को आपको नोट्स के माध्यम से और अच्छे से स्पष्ट करूँगी। आप सिर्फ अभी इसमें नोट्स पे पढ़ने पे ध्यान दीजिए। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, वहाँ बड़े अक्षर में होना चाहिए, यानी कि कैपिटल अक्षर में स्टार्टिंग में। जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। जैसे मेजीफेरा इंडिका में उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद
अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मेजिफेरा इंडिका लिनियस को लीन लिखा हुआ है। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया। ये आप देख सकते हैं दृढ़ नामकरण पद्धति के जनक केरोलस लिनियस है। जीव विज्ञानी जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम एवं जाति नाम। आम का वैज्ञानिक नाम मेजिफेरा इंडिका है, जिसमें मेजिफेरा है वो हमारा वंश नाम है और जो जाति नाम है हमारा इंडिका है। ठीक है ना। ये हमारा जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होता है। अगर किसी ने पूछा कि दृढ़नामकरण पद्धति का जो जैविक नाम है वो किस में होता है, तो वहाँ लैटिन भाषा में होता है। ठीक है। इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जब हम जैसे कंप्यूटर वगैरह में टाइपिंग करते हैं तो ये तिरछे लेटरों में लिखा जा सकता है, लेकिन जब हम इसको अपने हाथों से पेन से लिखते हैं तो उसको हम तिरछे अक्षरों में ठीक से नहीं लिख पाते। तो इसलिए जब हम जैसे मेजिफेरा इंडिका लीन लिख दिया तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है, तो वो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। अब इसका जैविक नाम में पहला वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। ये मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं, तब दोनों शब्दों के अलग अलग रेखांकित करते हैं। रेखांकित करने का मतलब वही होता है कि जैसे हमने मेजिफेरा इंडिका नाम लिखा है तो उसके नीचे हम लाइन खींच दें। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ ऊपर ये खींची हुई है मेजिफेरा इंडिका में। ठीक है। ठीक वैसा ही करना है आपको भी। उसके बाद है पहला अक्षर वंश नाम बड़ा यानी कि कैपिटल तथा जाति संकेत पद नाम छोटा होना चाहिए। ये इस टॉपिक का लास्ट है, थोड़ा सा बचा है। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे मेजिफेरा इंडिका में पहले बता चुकी हूँ कि इसमें लेखक का नाम लीन लिखा हुआ है, लीनियस। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैंने कैसा पढ़ाया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरी